इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और यह वीडियो नंबर 5। इसके पहले हमने 4 वीडियोस किया है इस चैप्टर के ऊपर, और जो लास्ट वीडियो किया था हमने, यानी कि चौथा वीडियो, उसी का ये एक्सटेंशन है ये वीडियो। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें, क्योंकि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, जिसका नाम था द करेंट सिचुएशन ऑफ पीडीएस सिस्टम, उसी को इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर छोड़ा था, इस पॉइंट के पहले तक हमने पढ़ा था, यानी इस पेज को यहाँ तक कंप्लीट किया था, और उसके आगे अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसे कि आगे हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि जुलाई 2002 में जो स्टॉक था वीट का और राइस का एफसीआई के पास, वो था 63 मिलियन टन, जो कि काफ़ी ज़्यादा था बफर नॉर्म से, यानी जितना मिनिमम होना चाहिए एफसीआई के पास स्टॉक, उससे काफ़ी ज़्यादा था। और जो मिनिमम होना चाहिए था उस समय वो था 24.3 मिलियन टन। और जो स्टॉक था उसको बाद में रिलीज़ किया गया, बाहर निकाला गया, या फिर हम कह सकते हैं वो कम हो गया, क्योंकि सरकार ने कई तरह के रिलीफ ऑपरेशंस चलाए थे। क्योंकि उस साल में कुछ इलाकों में मानसून कम आया था और इस वजह से वहां पर ड्राउट की घोषणा की गई थी, यानी सूखे की घोषणा की गई थी। और ये जो डिक्लाइन था स्टॉक में, ये 1 या 2 साल तक लगातार कम हुआ। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं था कि बफर नॉर्म जो था उसको भी क्रॉस कर गया, ये नहीं। इन जो स्टॉक है उसमें कमी तो हुई, लेकिन इतनी कमी नहीं हुई कि वो बफर नॉर्म से नीचे आ जाए। तो उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक ग्राफ दिखा सकता हूँ कि देखिए 2002 में कितना सरकार के पास स्टॉक था, 63 मिलियन टन। कितना होना चाहिए मिनिमम, 24.3। और उसके बाद जब सूखा घोषित हुआ तो उसके बाद रिलीज करने के बाद हो गया 35.2 मिलियन टन, और होना चाहिए 24.3। 2004 में ये हो गया 29.9 मिलियन टन, होना चाहिए 24.3। इसी तरीके से आगे 1-2 साल तक ये स्टॉक घटता गया। लेकिन स्टॉक घटने से ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बहुत बड़ी कमी हो गई इस स्टॉक की। तो देखिए जो सिचुएशन था सूखा का, या फिर जहां पर फूड ग्रेन्स की कमी थी, वहां का जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुआ, वहां की सिचुएशन अच्छी हुई। और सिर्फ उसका एक रीज़न था, वो था कि सरकार ने फूड ग्रेन्स जो था उसको अलग अलग स्कीम्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों के बीच में। और ये एक तरीके की लोगों के बीच में कंसेंसस है, या फिर लोगों का कहना ऐसा है कि जो हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, वो अनडिजायरेबल है, वैसा होना नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा स्टॉक होना एक तरीके से वेस्टफुल है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहुत बड़ी संख्या में अगर स्टॉक्स को रखा जाए, फूड स्टॉक्स को, तो उसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है, और डिटोरिएशन जो है ग्रेन के क्वालिटी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि इतने बड़े संख्या में स्टॉक जो है उसको कलेक्ट करने से रोकने के लिए, सरकार को एमएसपी के प्राइस को बढ़ाने के बजाय उसको 1-2 सालों के लिए फ्रीज करने के बारे में विचार करना चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं कि देखिए जो एमएसपी है उसको फ्रीज करना चाहिए या फिर इतना स्टॉक नहीं रखना चाहिए। तो इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सरकार जो है वो इतनी बड़ी संख्या में स्टॉक अपने पास क्यों रखती है। 24.3 बफर नॉर्म है, यानी इतना सरकार को रखना है मिनिमम। मतलब इतना रखे सरकार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सरकार देश का जो जरूरत है फूड ग्रेन्स का वो चल सकता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार 63.3 मिलियन टन क्यों रखती है, तो इस चीज को यहां पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो फूड ग्रेन्स है उसके बैकड्रॉप में एक चीज आपने देखी कि सरकार जो है वो किसानों से अनाज खरीदती है, और उसके साथ ही एमएसपी प्रोवाइड करती है, एक अच्छा प्राइस प्रोवाइड करती है। और इस चीज की वजह से जो कल्टीवेटिंग स्टेट्स हैं, जहां पर इन चीजों का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, इन ग्रेन्स का ज्यादा होता है, जैसे कि आपके पंजाब हो गए, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सभी जो स्टेट हैं, ये एक तरीके से दबाव बनाते हैं कि जो किसान हैं उनको एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए, यानी किसान को जो प्राइस है वो ज्यादा मिलनी चाहिए। और सरकार इतना कम क्यों खरीद करी है। मान लीजिए अगर सरकार 25 मिलियन टन अगर खरीद कर रही है, तो उनका डिमांड होता है कि आप 25 के बजाय 30 मिलियन टन कीजिए, 40 मिलियन टन कीजिए, यानी किसान के पास जितना है वो सभी खरीद लीजिए। इस तरीके का वो दबाव बनाते हैं। और इसके अलावा जो प्रोक्यूरमेंट है वो कुछ खास इलाकों तक ही एक तरीके से सीमित रहता है, कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि सरकार जो अनाज खरीदती है वो पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कुछ हद तक वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों से। और सरकार जो खरीदती है वो मेनली दो सिर्फ अनाज को खरीदती है, वीट और राइस। तो इस वजह से
जो वीट और राइस है उसका जो एमएसपी है वो काफ़ी ज़्यादा सरकार को रखना पड़ता है इन सभी राज्यों के दबाव की वजह से। और एमएसपी ज़्यादा होने की वजह से जो किसान है वो दूसरे अनाजों को छोड़कर इन किसानों इन फलों को उगाते हैं। मेरा मतलब है इन क्रॉप्स को उगाते हैं, वीट और राइस को। और जो सरप्लस स्टेट है वहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ पर इन चीज़ों की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोग जो हैं वो कोर्स ग्रेन्स यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको छोड़कर अब इन अनाजों को उगाना शुरू कर रहे हैं, या फिर बहुत इलाकों में इन अनाजों को उगा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि सरकार जो है वो अच्छा एमएसपी प्रोवाइड करती है, जितने भी अनाज आप उगाएंगे वो सरकार खरीद लेती है। तो इस वजह से जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो कोर्स ग्रेन्स को छोड़कर, मोटे अनाजों को छोड़कर इनको उगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गरीब लोगों की, तो गरीब लोगों का जो मुख्य भोजन होता है वो मोटे अनाज होते हैं। अगर आप सरकारी हेल्प की बात ना करें या फिर और भी चीज़ों की बात ना करें, तो मोटे अनाज जो होते हैं वो जनरली जो गरीब लोग होते हैं वही उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है किसानों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में, सरकार के इस पूरे प्रोसेस को देखकर, यानी कि एमएसपी ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी बिक जा रहे हैं सभी अनाज। तो इस चीज़ को देखने से जो किसान है वो बहुत बड़ी संख्या में इन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन अनाजों का प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा संख्या में वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है कल्टिवेशन में, और इस वजह से जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो किसान पानी यूज करते हैं, पानी कहाँ से यूज करते हैं? वो बोरवेल करते हैं, बोरवेल से पानी को यूटिलाइज करते हैं या फिर कुएं बनाते हैं। तो इस तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसी रिसोर्स का वो यूज कर रहे हैं। तो वहां पर जो वाटर लेवल है वो भी काफी नीचे जा रहा है। और जो आगे के साल में, यानी मान लीजिए आज तो आप जमीन के नीचे से पानी निकालकर खेती कर लेंगे, लेकिन आज के अगर 10 साल बाद बात करें या 20 साल बाद बात करें, तो उस समय पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा ग्राउंड वाटर की, हम ग्राउंड वाटर का यूज करके हम खेती करने पाए। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इसके अलावा जो कंसर्न है पीडीएस सिस्टम का, वो है कि वो काफ़ी इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव कहने का मतलब ये है कि अगर हम एवरेज कंजम्पशन का देखें, यानी जो पीडीएस सिस्टम के जरिए जो ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, वो है 1 kg पर मंथ पर पर्सन। यानी पीडीएस सिस्टम से दिया गया अनाज एक व्यक्ति 1 kg कंज्यूम करता है पर महीने में, और ये एक तरीके से बहुत ही कम है। और जो एवरेज कंजम्पशन है ये कुछ राज्यों में और भी कम है। जैसे आप बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर करीब 300 ग्राम पर पर्सन पर मंथ से भी कम है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, जो साउथ की स्टेट्स हैं कुछ, जैसे आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और हिमाचल प्रदेश भी, ये सभी स्टेट जो हैं, यहाँ पर कंजम्पशन आपका 3 से 4 kg पर पर्सन पर मंथ होता है। तो इस चीज़ की वजह से जो पुअर है, यानी गरीब व्यक्ति है, उसको अपने अनाज के लिए मार्केट पर डिपेंड होना पड़ता है, ना कि वो रेशन शॉप से अपना अनाज खरीद पाता है, क्योंकि उसको उतना अनाज मिलता नहीं है या फिर वो कंज्यूम नहीं कर पाता इन सभी चीज़ों की वजह से। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में करीब 5% जो वीट और राइस का कंजम्पशन है वो सिर्फ राशन शॉप से होता है। यानी राशन शॉप से टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 5% ही पूरा किया जाता है। और इसके मुकाबले अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा 5% से भी कम है। और इसके अलावा पीडीएस डीलर्स पर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि देखिए, जो पीडीएस डीलर्स होते हैं वो कई बार माल प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि जो ग्रेन उनको मिलता है गरीबों में बांटने के लिए, उसको ओपन मार्केट में पहुंचा देते हैं ताकि उन्हें बेटर मार्जिन मिल सके या फिर उनको एक तरीके से फायदा हो सके। इसके अलावा वो राशन शॉप्स में पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स बेचते हैं राशन शॉप में। इसके अलावा इरेगुलर ओपनिंग करते हैं, यानी महीने में सिर्फ 4 दिन खोलते हैं, 5 दिन खोलते हैं, बाकी दिन दुकान बंद रहता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, इस वजह से एक तरीके से हम देख पाते हैं कि जो सरकार है उसके पास अनसोल्ड स्टॉक एक तरीके से हो जाता है। और ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका रीज़न ये है कि अगर राशन शॉप जो है वो अनाजों को नहीं बेचने पाएंगे, तो एफसीआई के बाद पास एक बहुत बड़ा स्टॉक फूड ग्रेन्स का रह जाएगा, और उसके लिए ये चीज़ बहुत ही परेशानी भरी होगी।
तो देखिए इसके अलावा पिछले कुछ सालों में एक और फैक्टर है जिसकी वजह से जो पीडीएस सिस्टम है उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अगर हम पहले की बात करें यानी 2000 या फिर 1997 से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय एक तरीके से फिक्स्ड कोटा हुआ करता था जहां जो कि पुअर और नॉन पुअर सभी लोगों को मिलता था। यानी अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो भी आप जाकर खरीद सकते हैं राशन शॉप से, और अगर आप एक मध्यम वर्ग से भी आते हैं तो भी आप राशन शॉप से जाकर अनाजों को खरीद सकते हैं। लेकिन जब से इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, या जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना हो गया या फिर और भी स्कीम्स जो हो गए, उनको जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस वजह से अब कई तरह के कार्ड्स होते हैं, जैसे 3 तरह के कार्ड्स होते हैं और जो प्राइसेस हैं वो कई रेंज में होते हैं। यानी अगर बीपीएल कार्डधारी है तो उसको अलग प्राइस मिलेगा, अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी है तो उसको अलग प्राइस मिलेगा, दूसरे कार्डधारी को अलग प्राइस मिलेगा। तो इस वजह से अब बहुत बड़ी संख्या में जो फैमिलीज हैं वो फूड ग्रेन जो है वो एक तरीके से खरीद तो सकते हैं, लेकिन उनको जो सब्सिडी मिलती है या फिर हम कह सकते हैं जो प्राइस डिफरेंस है मार्केट प्राइस और राशन शॉप में मिलने वाला प्राइस, वो इतना कम है कि वो एक तरीके से प्रेफर करते हैं कि वो जाकर मार्केट से ही सामान खरीदें बल्कि राशन शॉप के खरीदने से। और जब से ये जो टीडीपीएस जो है इंट्रोड्यूस हुआ है 3 डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट कार्ड्स है, तो उस समय से हम देखते हैं कि जो यूज है, जो एक तरीके से जो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, यानी वो बीपीएल में तो नहीं आते हैं लेकिन उन्हें हम एक तरीके से अमीर नहीं कह सकते हैं या फिर वेल ऑफ हम नहीं कह सकते, तो वो लोग अब इस पूरे सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, वो अब इन सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। तो इसके बाद देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है, वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। आखिर कोऑपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है? तो देखिए अगर हम कोऑपरेटिव्स की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी में इंडिया में। मेनली ये सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो शॉप्स को सेटअप करते हैं जो कि ताकि ये जो सस्ते दामों के गुड्स हैं या फिर जो ग्रेन्स हैं उनको पुअर गरीब लोगों तक बेचा जा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में करीब 94% जो शॉप्स रन किए जा रहे हैं फेयर प्राइस शॉप, ये कोऑपरेटिव्स द्वारा रन किए जा रहे हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो मदर डेयरी ये काफ़ी एक तरीके से मिल्क और वेजिटेबल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा जो प्राइस तय किया जाता है उसी प्राइसेस पर ये चीज़ों को खरीदती है। इसके अलावा एक और सक्सेस स्टोरी है, वो है अमूल। अमूल जो है वो कोऑपरेटिव के जरिए शुरू किया गया था और ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की चीज़ों में एक तरीके से काफ़ी अच्छा इसने काम किया है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि गुजरात रीजन में इसने वाइट रिवॉल्यूशन लाने का काम किया है, और इसका वाइट रिवॉल्यूशन तो पूरी कंट्री में भी आया था। और इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हैं जो कि देश के डिफरेंट पार्ट्स में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए अगर हम महाराष्ट्र के एडीएस की बात करें यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस की बात करें, तो ये एनजीओज को हेल्प करता है ताकि ये ग्रेन बैंक्स को स्थापित कर सके डिफरेंट रीजन्स में। तो देखिए जो एडीएस है वो ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग और इसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाता है ताकि जो एनजीओज हैं वो फूड सिक्योरिटी में मदद कर सके और इसके ऊपर काम कर सके। तो देखिए ग्रेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और इसकी वजह से एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर समरी है, समरी को आप खुद से कर लें। समरी को आप खुद से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको शॉर्ट में कहानी देखने को मिल जाएगी, आपको शॉर्ट में सब चीज़ समझने को मिल जाएगा। तो देखिए यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, यहीं पर हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया क्लास 9th का। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।